Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Ashpreet Kaur, your physics educator. So here I come with one more one shot, that is electrostatic potential and capacitance. Chapter number 2 है आपके क्लास 12th का. बट अगर हम CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपके क्लास 12th में नहीं पूछे गए थे. सो आज वाला ये पूरा कंप्लीट वन शॉट आप एक बार देख लेंगे तो इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे. उसके बाद आप जी भर के बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा. तो चलिए बिल्कुल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ. मुझे पता है ये थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ना इसके साथ आपकी थोड़ी खटास है, आपको ज़्यादा पसंद नहीं है ये चैप्टर, बट आई कैन बेट ऑन इट कि अगर आप इस 1 घंटे के वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, इस कंप्लीट चैप्टर को एक बार दीदू के मुंह से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, सो फाइनली बेटा आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट एकदम सीसी यानी कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ. उससे पहले मैं हैशटैग पीपीपी है ना एकदम चैट बॉक्स में चाहती हूँ एकदम हैशटैग पीपीपी यानी कि P स्टैंड्स फॉर पॉजिट्रॉन, देन अनदर P स्टैंड्स फॉर फिजिक्स कर एंड द थर्ड P स्टैंड्स फॉर फिजिक्स. सो ये पीपीपी का कॉम्बिनेशन हिट कर जाएगा इस बार CUET 2024 के एग्जामिनेशन में. तो बिना किसी देरी के बेटा लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बेटा चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था दैट चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं, चार्जेस के आसपास वाली जगह में फील्ड होती है और उसमें अगर कोई और चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगता है. अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है. सो बेटा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि कितना काम करना पड़ता है, कितना वर्क डन करना पड़ता है किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में लाकर बिठाने के लिए. कहाँ से लेकर आएंगे? इन्फिनिटी से लेकर आएंगे. जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे होंगे तो बेटा हमेशा हम चार्ज को कहाँ से लेकर आते हैं? इन्फिनिटी से लेकर आते हैं. और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, चार्ज को कैसे लेकर आना है? स्लोली 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 स्लोली, यानी कि विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आना है. एंड यहाँ पर इन्फिनिटी पर अपना पोटेंशियल क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि जीरो होता है. सो बेटा आप जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर पी पॉइंट पर लेकर आएंगे, कितना काम करना पड़ा डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज इज रेफर टू एज व्हाट? पोटेंशियल. अब जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो बेटा इस पॉइंट पर दोनों जो पी और क्यू पॉइंट है, जहां एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, कितना काम करना पड़ा पी पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर आने के लिए, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज इज रेफर टू एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. बेटा डिफरेंस के केस में दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफाइंड है, बट अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं उस केस में एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है और इन्फिनिटी पर बेटा पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेटा आपके पास जो वर्क एक्सटर्नल रहता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम कर रहे हैं ना उससे ऑपोजिट काम कर रहा है क्या हमारे पास? एक्सटर्नल वर्क डन. ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन का डायरेक्शन क्या रहता है? ऑपोजिट रहता है. अब सपोज करो कोई चार्ज Q है पॉजिटिव और सामने से हम किसी पॉजिटिव चार्ज को ही लेकर आ रहे हैं. बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है? ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाने चाहिए यानी कि रिपेल करने चाहिए, बट हम तो इनको पास में लेकर आ रहे हैं. इसीलिए बेटा एक्सटर्नल वर्क डन जो रहता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के क्या रहता है? ऑपोजिट रहता है, बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहता है? बराबर रहता है. ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q की बात करते हैं. अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर किसी P पॉइंट पर अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? के यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू Q डिवाइडेड बाय R. KQ डिवाइडेड बाय R वैल्यू रहती है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट की. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी रहता है बेटा SI यूनिट की बात करो तो वोल्ट और जूल्स पर कूलम रहता है. अब ये कतई मत बोलना कि यार वोल्ट तो सुना है जूल्स पर कूलम नहीं होता. अब आई वाज टेकिंग अ सेशन है ना इन योर दैट मुकाम सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर्स उसमें सॉल्व करवा रहे थे और उसमें वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स के SI यूनिट्स पूछे गए थे. तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि मैम मैग्नेटिक फ्लक्स के SI यूनिट्स तो वेबर होते हैं, आपने उसको टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख दिया, ये गलत है. तो यार ये छोटी छोटी चीजें माइन्यूट चीजें में आप गलती करते हैं तो ये मत कीजिएगा. ठीक है बेटा, जूल्स पर कूलम को ही वोल्ट बोला गया है. ठीक है, जूल्स पर कूलम को ही वोल्ट बोला जाता है. फिर पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज कोई P पॉइंट है, वहां पे मुझे निकालना है पोटेंशियल कितना आ रहा है ये सारे चार्जेस की वजह से. सो बट पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हो बोलो? अब हर एक चार्ज का डिस्टेंस देखो P पॉइंट तक कितना है? R1 R2 R3 सो ऑन. ठीक है, सो बेटा पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी.
ऐड कर दो, नॉर्मली ऐड करोगे KQ/R लगा के। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी क्या है, नेगेटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी क्या है, नेगेटिव है। सो पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। आई होप बेटा यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम सीसी क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहता है, एंड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस दैट इज टू वे। बेटा अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इंडिविजुअल भी तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं। बोलो, सोच के देखो, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज ये दोनों इंडिविजुअल भी तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो बेटा हर एक पॉइंट चार्ज का किसी ऐसे रैंडम पॉइंट P जिस पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहती हूँ, डिस्टेंस कितना है हम कैसे मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस डिस्टेंस को हम R1 ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम R2 ले लेते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में एक बड़ा सा डरावना सा डेरिवेशन था और फाइनली बेटा हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आता था, दैट पोटेंशियल एट सम P पॉइंट इज इक्वल्स टू KP cos theta by R का square, where theta is what beta? Theta is the angle between electric dipole moment which is always from negative charge to positive charge and R vector. R vector क्या है, पोजीशन वेक्टर। R vector क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर। अब एक और बात आपको याद रखनी है बेटा, डाइपोल के केस में अगर आप किसी भी चार्ज डाइपोल के केस में अगर आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने चलते हैं तो वो आप हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल से मेजर करते हैं। तो सेंटर से लेकर P तक को ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज आर वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर। सो बेटा पोटेंशियल कितना आ गया, KP cos थीटा बाय R का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आया है फॉर पर्टिकुलरली फॉर द शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन याद है ना बेटा, जब हम इस P पॉइंट को बहुत दूर ले जाते हैं तो बेटा आपके पास इन कंपैरिजन टू A आर डिस्टेंस बहुत बड़ा बन जाता है और इस कंडीशन को हम शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक्सियल पोजीशन आ जाएगी तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। देखो पॉइंट P को पकड़ के हम एक्सिस पर ले आए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। सो आपके पास ये क्या आ गया, एक्सियल पोजीशन आ गया। तो उस टाइम पर पोटेंशियल की वैल्यू KP डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और अगर आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट है यानी कि P को आप पकड़ के बेटा बिल्कुल परपेंडिकुलर पर ले गए हैं विद रिस्पेक्ट टू O, तो आपके पास बेटा यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, बोलो आपके पास यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया पोटेंशियल का, 0 आ गया, क्योंकि cos ऑफ 90 की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ से बेटा अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहती हूँ, मुझे हमेशा थोड़ी थीटा 0 या 90 पर ही पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, मुझे जनरल फॉर्मूला चाहिए। और आपको पता है कि दो वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो आपने क्या करना है बेटा, एक आप P वेक्टर डॉट ऑफ R कैप, R कैप क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, R कैप क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। सो बेटा जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इवेंचुअली सेम ही रिजल्ट आएगा, V इज इक्वल्स टू KPR cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहता है तो R की जगह बेटा आप ऊपर क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। सो आपके पास आंसर आ जाएगा KP cos थीटा बाय R का स्क्वायर विच इज नथिंग एल्स बट दिस। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की बात करें तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या थे। अब अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपके पास वैल्यू पोटेंशियल की 0 हो जाती है तो अगर मैं बिल्कुल एक प्लेन कंसिडर कर लूं, देखो बेटा अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ कि सेंटर से यहाँ से कोई प्लेन पास कर रहा है, सेंटर से यहाँ से कोई प्लेन पास कर रहा है, तो इस पूरे के पूरे प्लेन पर बेटा हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। और ये 0 यहाँ पे क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये 0 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी। सो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की अगर डेफिनेशन पूछे तो ऐसे सर्फेसेस जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इस कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है,
बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है। ठीक है, अब अगर हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर है, जस्ट इमेजिन हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर है, आपको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को लेकर जाना है, तो बेटा हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अगर वर्क डन निकालोगे तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है तो यार चार्ज को लेकर जाने में इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कुछ काम नहीं करना पड़ता है। उस केस में वर्क डन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। जैसे कि अगर मैं करंट का एग्जांपल दूं तुमको, बेटा अगर आपके पास एक साइड हायर पोटेंशियल पे है, दूसरी साइड लोअर पोटेंशियल पे है, तभी तो करंट फ्लो करता है ना, हाई टू लो। अगर 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 दोनों साइड पोटेंशियल बराबर होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करता है। सिमिलरली अगर आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ता अगर आप उसको मूव कर रहे हैं ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बिकॉज इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है बेटा, इक्वल रहती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। आप कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको याद रखना है दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बेटा अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होंगी वो यूनिक नहीं आएंगी। ठीक है, वो यूनिक नहीं आएंगी, वो दो डायरेक्शंस आ जाएंगी, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप एक रोड पे खड़े हो, है ना, इस साइड लेफ्ट टर्न भी है और इस साइड राइट टर्न भी है, तो बेटा अब आपको चॉइस करना पड़ेगा ना, आपको लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है। ऐसा तो नहीं है आपकी एक लात लेफ्ट साइड गई और दूसरी लात राइट साइड चली गई, ऐसा तो नहीं हो सकता है, आपको एक साइड को मूव करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को बोलें कि वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो बेटा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है किसी भी पॉइंट पर, इसीलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी, सो ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज थी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। बाकी आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, इनके शेप्स बारे में भी जानना है ना, आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं। सो बेटा अभी भी आपके पास टाइम है, अभी जुनून 2.0 बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4th of April, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट बैच। और अगर आप दीदू की आर्मी के अंडर एनरोल करना चाहते हैं तो अभी मंथ एंड सेल के कारण मैक्सिमम ऑफ चल रहा है, 20% ऑफ मिल सकता है। आप कोड यूज कीजिए Y549 जो कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, सो आप अगर Y549 कोड के साथ एनरोल करते हैं तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। ठीक है जी, आपको 20% का ऑफ मिलेगा। उसमें मैंने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस फॉर द पॉइंट चार्ज, फॉर द डायपोल, फॉर द टू चार्ज सिस्टम, है ना, ये सब चीज़ों के डायग्राम भी कवर करवा रही हूँ। ठीक है, सो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा। सो आई होप अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, आपने नहीं पढ़ रखी हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, सो इन दैट केस यू कैन कम इन द बैच। नेक्स्ट बेटा आगे चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। अब बेटा ये जो वर्क डन है ना, ये किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अब बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ तुमको। लेट्स सपोज, अरे भाई इतना हरा हरा कहाँ से आ गया है, 1 मिनट का टाइम देंगे। चल, अब अगर मैं इमेजिन करके चल रही हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। बेटा इनकी नेचर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और हम इन दोनों को दूर लेकर जा रहे हैं, हम इन दोनों को दूर लेकर जा रहे हैं। वी आर वर्किंग अगेंस्ट नेचर। नेचर क्या कहती है कि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, बट हम नेचर के अगेंस्ट जाके इनको दूर लेकर जा रहे हैं। तो बेटा हम जो काम कर रहे हैं ना, दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो काम किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो काम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेनेवर वी आर मूविंग अगेंस्ट नेचर लॉज, ऑलवेज रिमेंबर इन दैट पर्टिकुलर केस दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, अब अगर आप वर्क डन कर रहे हैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से P तक लेकर आने के लिए, किसी फाइनाइट पोजीशन तक लेकर आने के लिए, बट इन्फिनिटी से उठाया है,
तो बेटा उस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, और अगर आप दो फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आता है। ठीक है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अरे सिंपल सा रूल है बेटा, रिश्ता क्या रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? दुश्मनी का रिश्ता है, एकदम वैर का रिश्ता है यार, है ना, एकदम कट्टर दुश्मनी का रिश्ता है। लेट्स सपोज आपके पास, मान के चलो कि आपके पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी इस डायरेक्शन। ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जरा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अगर आपके पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बेटा क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। आपने ये रूल पढ़ा था, बोलो। बट अगर मैं तुम्हें बोलूं दैट यू हैव टू कंपेयर द पोटेंशियल्स एट दीज 4 पॉइंट्स, आपको पोटेंशियल को कंपेयर करना है इन 4 पॉइंट्स में, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कभी भी पोटेंशियल बढ़ता नहीं है, ऑलवेज कम होता है। यानी कि अगर ए बी सी डी की बात करूं तो डी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल सबसे करीब है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये सबसे करीब बैठा है इसके। सो बेटा यहाँ का पोटेंशियल सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? ए का होगा, क्योंकि ए वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है उससे सबसे दूर है। So potential at A point will be greatest and potential at D point will be least. I hope this thing is crystal clear to all of you. अब अगर similarly मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेती हूँ, देखना एक बार, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, और आपने एक चीज समझ ली है, अभी अभी बताई मैंने आपको, दैट बिल्कुल सेंटर में बनता है। इसको थोड़ा सा खिसका लो यार, पता चले, तुम ऐसा ही याद कर लो, ये बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कैसे जाती है बेटा? रेडियली आउटवर्ड जाती हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होंगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब बेटा यहाँ पे अगर कोई ए पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है, कोई सी पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आपको कमेंट में बताना है कि पोटेंशियल ए बी सी के बीच में क्या रूल फॉलो होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट का होगा, ए का, बी का या सी का। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है जब ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेंशन द टाइम स्टैम्प, मेंशन द टाइम स्टैम्प, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अगर मुझे ना इसको लिखना है, अगर मुझे लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल निकालना है, या पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? व्हाट इज द रिश्ता बिहाइंड इट? तो हमने एक रिश्ता देख रखा है कि अगर हमको पोटेंशियल गिवन हो, सपोज करो एक्स वाई जेड की टर्म्स में, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट वी कैन इजिली फाइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका कॉम्पोनेंट कुछ एक्स में भी हो सकता है, कुछ वाई में भी हो सकता है, कुछ जेड में भी हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, और जेड में भी हो सकता है। तो बेटा एक्स के साथ लिखते हैं आई कैप, वाई के साथ लिखते हैं जे कैप, जेड के साथ लिखते हैं के का कैप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू पूछूं तो ई एक्स को फर्दर क्या लिखूंगे? माइनस ऑफ पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स आई का कैप। ई वाई को क्या लिखोगे? माइनस ऑफ पार्शियल बी बाय पार्शियल वाई जे का कैप। और ई जेड को क्या लिखोगे? माइनस ऑफ पार्शियल बी बाय पार्शियल जेड के का कैप। इसकी एग्जांपल ले लें एक, चलिए इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। लेट्स सपोज आपके पास पोटेंशियल गिवन है 4x का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z, और आपको पूछा जाए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा एट पॉइंट 2, 3, 1।
या 1,1, चलो ठीक है 2,3,1 ले लो, ठीक है। सो बेटा सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट फाइंड करूंगी, माइनस ऑफ पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स करके। इस टाइम पर मैं वाई और जेड को क्या ट्रीट कर रही होंगी, कांस्टेंट ट्रीट कर रही होंगी, ठीक है। सो बेटा अगर हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 4 इंटू 2 8, साथ में आ जाएगा x, इसमें भी x नहीं है, x में भी x नहीं है, तो प्लस ऑफ 0 माइनस ऑफ 8, x की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, तो माइनस ऑफ 16। ई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ पार्शियल v बाय पार्शियल y, x और z इस टाइम पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो माइनस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, बेटा आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप y डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर 0 आंसर आएगा, इधर कितना आ जाएगा 2 और इधर भी क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास माइनस ऑफ 2। सिमिलरली बेटा ई जेड क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पार्शियल v बाय पार्शियल z, इस टाइम पर आप x और y को क्या मान रहे होंगे, कांस्टेंट मान रहे होंगे, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड करना चाहते हैं बेटा। अगर हम अब विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, ये और ये, इसमें कोई भी z नहीं है, तो आपके पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 प्लस 0, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3, पावर रूल लगेगा नॉर्मली, तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 3। बेटा अब ये x कंपोनेंट आ गया, ये y कंपोनेंट आ गया और ये z कंपोनेंट आ गया, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को कैसे लिख पाएंगे, Ex i का कैप प्लस Ey j का कैप प्लस Ez k का कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, Ex क्या है बेटा आपके पास, माइनस ऑफ 16 i का कैप, माइनस ऑफ 2 j का कैप, माइनस ऑफ 3 k का कैप, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये आप एक्सरसाइज ले लीजिए, माइनस ऑफ 16 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसका बेटा यूनिट्स क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो और वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे तो करेक्ट यूनिट्स विल बी वोल्ट पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और डिस्टेंस की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। सो इस तरीके का बेटा क्वेश्चन आपके सीयूटी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है जी। सो आपने यहाँ पर सीख लिया बेटा कि अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। सो बेटा उस केस में पोटेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर। इंटीग्रेट करेंगे किसको, माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की बात करें, अब दो चार्जेस थे मस्त एकदम खुश बेटा, इन्फिनिटी पे बैठे गप्पे शप्पे मार रहे थे। जैसे कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 होता है, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी भी इन्फिनिटी पे 0 होता है। तो बेटा यहाँ पे इनिशियल स्टेज में पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। अब जब आप इनको पकड़ के किसी कॉन्फ़िगरेशन में लाके आपने इनको r डिस्टेंस दूर बिठा दिया, तो बेटा कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ, बोलो k q1 q2 डिवाइडेड बाय r12, वेयर r12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बेटा फर्स्ट को लेकर आने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या रहती है बेटा, 0 रहती है, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं रहती है। सेकंड को जब उठाकर लेकर आओगे तो काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फर्स्ट चार्ज पहुंच चुका है, तो वो अपना रोप बनाकर बैठ जाएगा, यानी कि वो अपनी पोटेंशियल क्रिएट कर देगा। सो इसीलिए बेटा यहाँ पर एट लास्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाती है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r12। अब ऐसे ही अगर आपको 10 चार्जेस को उठाकर लेकर आना है बेटा इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, तो ऐसे तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। बट एक चीज आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि एट अ टाइम ऑलवेज बेटा 2 का पेयर बनता है। तो आपके पास इन जनरल फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, nc2 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। n क्या रहते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ चार्जेस। लेट्स सपोज आपको 3 चार्जेस को, है ना, q1 q2 q3, q1 q2 q3, 3 चार्जेस थे, इन्फिनिटी पर बैठे थे, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर क्या हो गई, 0 हो गई। आप इनको उठा के बेटा किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे बिठाना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप ट्रायंगल पे बिठाना चाहते हैं, कहाँ पे बिठाना चाहते हैं, ट्रायंगल पे बिठाना चाहते हैं। q1 को यहाँ पे, q2 को यहाँ पे, q3 को यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड तीनों साइड क्या है, a है। कितनी टर्म्स लगेंगी, बोलो कितनी टर्म्स आएंगी पोटेंशियल एनर्जी में,
पोटेंशियल एनर्जी में कितनी टर्म्स आएंगी बेटा? 3 चार्ज के लिए अपन क्या करेंगे, NC2 यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। बेटा जब फैक्टोरियल को खोलते हो तो रिवर्स में काउंटिंग, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 3 टर्म्स आएंगी। कितनी टर्म्स आएंगी? 3 टर्म्स आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? k q1 q2 डिवाइडेड बाय r12, k q2 q3 डिवाइडेड बाय r23, k q3 q1 डिवाइडेड बाय r3 डिवाइडेड बाय r31। सो ये 3 टर्म्स आएंगी आपके पास। ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी में यूनिक कॉम्बिनेशंस आते हैं, यानी कि अगर 3 1 है तो 1 3 नहीं होगा, ठीक है, यूनिक कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो सिमिलरली आप n चार्जेस के लिए निकाल पाएंगे कितनी टर्म्स है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पे। एक्सटर्नल फील्ड है का मतलब क्या है मैम? अभी जब इस केस में बात कर रहे थे, जब पहले चार्ज को लेकर आए तो कोई भी फील्ड नहीं था, आसपास कुछ भी नहीं था, है ना, तभी तो फर्स्ट को लेकर आने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ा था। बट जब इस केस में बात करें एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होती है तो बेटा फर्स्ट को लेकर आने के लिए भी काम करना पड़ता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सेकंड को फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और सेकंड को जो फर्स्ट ऑलरेडी आ चुका है उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ता है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r12। ठीक है जी, आई होप ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद आ गए। 12वीं का कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा यार, एकदम दीदू इतना प्यार से तुमको पढ़ा रही है आज इस लेक्चर में। सो आई एम होपिंग बेटा सब कॉन्सेप्ट्स एकदम मस्त क्रिस्टल क्लियर होते जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की। डाइपोल के केस में हाँ, यू रिमेंबर दिस थिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक षड्यंत्र रच रहा होता था। क्या षड्यंत्र मैम? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक षड्यंत्र रच रहा होता था डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने का। और हम अगर इस डाइपोल को पकड़ के ऑपोजिट घुमा दें, हम बोले अरे नहीं 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 नहीं, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहते थे, टॉर्क इलेक्ट्रिक इस साइड को लग रहा था, बट हम इसको उल्टा तरफ ले गए, हम इसको रिवर्स में ले गए। तो मैंने तुमको बताया था कि जब भी आप नेचर लॉज के अगेंस्ट चलते हैं तो आप अपनी तिजोरी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला निकल के आता था माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ऑफ ई वेक्टर। जब इसको ओपन करूंगे तो पीई कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला स्टेट होता है, इस केस में डाइपोल अलाइंड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस होता है, इस केस में डाइपोल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड होता है। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकल के आता है, ठीक है। और अगर वर्क डन पूछे तो, अगर वर्क डन पूछे तो आपके पास क्या फॉर्मूला आता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। बेटा यहाँ पे जरा प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पे जरा प्लस कर लीजिएगा। जब भी पहले इनिशियल एंगल है बाद में बेटा फाइनल एंगल है आपके पास, तो यहाँ पे प्लस आता है। थीटा आई इज द इनिशियल एंगल, थीटा एफ इज द फाइनल एंगल। सो वर्क डन क्या आ गया, पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। अगर यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा 2 होता और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा 1 होता तब यहाँ पे नेगेटिव आता। हम तो हैशटैग पीपीपी है ना, वी आर तो पॉजिट्रॉन्स, वी लव पॉजिटिविटी, सो वी डोंट लव नेगेटिव साइन। सो हम यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में याद रखेंगे। यानी कि अगर पहले लेट्स सपोज इसमें क्वेश्चन आता है कि पहले अगर आपके पास जो डाइपोल था वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड था, फिर आपके पास जो डाइपोल था वो आपके पास क्या हो गया, 180 डिग्री से उसका जो हमने पोजीशन है वो चेंज कर दिया, यानी कि अब हम उसको स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेकर जा रहे हैं। तो आप बताओ वर्क डन कितना करना पड़ा। तो बेटा इनिशियल एंगल क्या था, थीटा 0 डिग्री, फाइनल एंगल क्या था, थीटा 180 डिग्री। सो यहाँ पे 0 डिग्री आएगा, यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, उस केस में आप वर्क डन फाइंड कर लेंगे, ठीक है, उस केस में आप वर्क डन फाइंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैट्स मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा है कंडक्टर के अंदर, चार्ज रेस्ट पे है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है कि बेटा जब चार्ज मूव नहीं कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर, आपके पास कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है जी। ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है इनसाइड अ कंडक्टर। अब
दूसरी बहुत मेजर प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्जेस है ना बेटा कंडक्टर के सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर की तरफ जाएंगी, ये तो अंडरस्टूड है। अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो अंदर की तरफ आएंगी, ये भी अंडरस्टूड है। बट आती किस एंगल पे और जाती किस एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पर है। ऑलवेज रिमेंबर 90 डिग्री के एंगल पर ही आएंगी या जाएंगी, किसी रेंडम एंगल पर आ जा नहीं सकती। अंदर जीरो रहती है फील्ड, और जस्ट बेटा बाहर किसी भी पॉइंट पर आप चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा रहती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या रहती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी है, कंडक्टर को कीड़ा लड़ गया है ना, कंडक्टर के अंदर बेटा खोखलापन आ गया, उसके अंदर खोखलेपन के अंदर भी खोखलापन यार, अरे मैम इतना खोखलापन यार, कंडक्टर के अंदर अगर कोई खाली जगह है उसको हम बोलेंगे कैविटी। अब कैविटी के अंदर ना तो चार्ज एग्जिस्ट करता है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब कैविटी की प्रॉब्लम की वो कंडक्टर के अंदर आई, तो बेटा उसके अंदर भी चार्ज डेंसिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, ये बोथ थिंग्स जीरो हो जाएंगी। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर आए, छोटू सा भी असर आए, तो बेटा आप उस केस में क्या करते हैं? उस कोई भी मटेरियल जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को, सो आप उसको रख देते हैं कंडक्टर के अंदर। अब कंडक्टर ने क्या करा हुआ है? कंडक्टर ने अपना बेटा दबदबा बना रखा, वो कहता आके दिखा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ नहीं सकती, और ये बेचारा क्या होता है, एकदम जो डरा हुआ था इसको एकदम हिम्मत मिल जाती कि हाँ अब तो मैं सेफ हूं यार, अब मेरे को शील्ड कर लिया है किसने? कंडक्टर ने। इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसके बाद ये मेजर पार्ट आपका एक खत्म हो जाता है इस चैप्टर का। उसके बाद आपका पार्ट आता है बेटा कैपेसिटर का और कैपेसिटेंस का। कैपेसिटर क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स इज रेफर टू एज व्हाट? इट इज रेफर टू एज अ कैपेसिटर। बेटा एक कंडक्टर का चार्ज Q, दूसरे कंडक्टर का चार्ज माइनस Q, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे उतना ही सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, एक का पोटेंशियल V1 दूसरे का पोटेंशियल V2। अब दिल से याद करी, मन से याद करी, ये इक्वेशन हमेशा याद करी, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। Q इज व्हाट? चार्ज ऑन एनी वन कंडक्टर। C इज व्हाट? कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटर अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है? दैट इज रेफर टू एज कैपेसिटेंस। जो ज्यादा स्टोर कर सकता है अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, जो कम स्टोर कर सकता है उसकी कैपेसिटेंस कम है। और V यहाँ पे क्या रहता है बेटा? व्हाट इज V? V इज हेयर पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? कैपेसिटेंस का। चार्ज का SI यूनिट कूलम, पोटेंशियल का वोल्ट, तो चार्ज पर कूलम, चार्ज पर वोल्ट, यानी कि कूलम पर वोल्ट विल बी द एसआई यूनिट, और इस कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोलते हैं? फैरेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फैरेड बोलते हैं। बेटा फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। अब अगर हम अर्थ की कैपेसिटी भी बात करें तो 711 माइक्रो फैरेड होती है, तो फैरेड तो बहुत ही बड़ा यूनिट है, इसलिए हम छोटे छोटे यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड। बेटा 1 माइक्रो फैरेड 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड के बराबर होता है, 1 नैनो फैरेड 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड के बराबर होता है, 1 पिको फैरेड 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड के बराबर होता है। अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं उस केस में बेटा C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर आता है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर आता है। इसमें फर्दर बेटा आपके पास एक और केस आता है, मैंने जुनून बैच में ऑलरेडी 2 से 3 केसेस इसमें करवाए हैं फर्दर, जिसमें आप कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, कंसेंट्रिक कंडक्टर्स को मान के चलते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, एक का रेडियस A एक का रेडियस B, है ना, वो वाला केस करा है। फिर हमने एक फर्दर केस किया था जिसमें आप अंदर वाले कंडक्टर को क्या कर देते हैं? अर्थ कर देते हैं, उस केस में आपके पास वैल्यू क्या आती है? सो वो मल्टीपल फॉर्मूलाज किए, ये बेसिक फॉर्मूला है बेटा, इसको याद रखिएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब जो मेजरली पूछा जाता है दैट इज फ्रॉम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अब आपको ये कंफ्यूजन आ सकती है, ये गलतफहमी हो सकती है कि दोनों प्लेट्स का शेप भी सेम होना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। शेप डिफरेंट हो सकता है, शेप कैन बी डिफरेंट, बट जो एरिया है ना बेटा, एरिया शुड बी सेम। ठीक है, एरिया क्या होना चाहिए? दोनों प्लेट्स का सेम होना चाहिए। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज। बेटा अगर बीच में खाली खोखलापन यानी कि वैक्यूम है,
बीच में कोई भी मटेरियल नहीं रखा हुआ, वैक्यूम है, उस केस में C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बटा D। एप्सिलॉन नॉट वाज व्हाट? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, A इज व्हाट? एरिया ऑफ द प्लेट, D इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है जी। अब C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बटा D आ गई। फैराडे एक बहुत बड़ा यूनिट है, ये भी आपको याद है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस भला का नाम है मैम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैम ये क्या है? कोई बात नहीं बेटा, आपने चार्ज लीकेज का नाम सुना है? चलो अब यहाँ पे मैं आपको एक फर्दर एक कॉन्सेप्ट याद करवाती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास कोई इस तरीके का कंडक्टर है, ठीक है, इस तरीके का कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडक्टर ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को A बोल रही हूँ, इस पॉइंट को B बोल रही हूँ और इस पॉइंट को C बोल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि C पॉइंट पर, जल्दी से कंसंट्रेशन से देखना, C पॉइंट पर अगर हम चार्जेस को बिठाते हैं ना, तो बेटा यहाँ पर चार्जेस ज्यादा बैठते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो कम है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एज कंपेरेटिव टू C तो बहुत ज्यादा है, और अगर एज कंपेरेटिव टू A बात करें तो भी बहुत ज्यादा है। तो C एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे चार्जेस ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, चार्जेस ज्यादा अक्यूमुलेट होंगे। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पर ज्यादा होगी जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। ठीक है जी। अब अगर हम यहां से देखें बेटा, इधर से कॉन्सेप्ट आता है एक चार्ज लीकेज का। चार्ज लीकेज क्या होता है? चार्ज लीकेज क्या होता है बेटा? अब यहां जितने भी पॉजिटिव चार्जेस बैठे हैं, है ना, इस पॉइंट पर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस बैठे हैं, इनकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे। बोलो, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी एज कंपेरेटिव टू दिस पॉइंट या दिस पॉइंट। अब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जब हो जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आसपास के जो आयन्स होते हैं ना बेटा, वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आसपास वाले जो मटेरियल के आयन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उससे होता क्या है कि आपके पास अगर हम मान के चलें ये पॉजिटिव था, तो बेटा वो इस नेगेटिव के साथ क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला गया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला गया। सिमिलरली लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और भी आयन है अपने पास, और इस केस में भी ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला गया। और बेटा बाकी के जो ये पॉजिटिव 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 रह गए, इनका एक विंड फ्लो होता हुआ दिखाई दिया। इस विंड को बोलते हैं हम कोरोना डिस्चार्ज। इस विंड को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, और ये वेंडीग्राफ जनरेटर में आगे काम आएगा। अभी मैं वेंडीग्राफ जनरेटर भी करवाऊंगी आपको, ठीक है। इस पॉजिटिव 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 की क्या चलती है, एक विंड चलती है, जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। बेटा अब ये तो कॉमन सेंस कहती है कि 1 2 3 4 5 चार्ज तो गायब हो गए अपने पास कंडक्टर से। सो इस कॉन्सेप्ट को चार्ज लीकेज बोला जाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, चार्ज लीकेज बोला जाता है। यानी कि कंडक्टर में जहां पर भी शार्प एंड्स होते हैं ना, वहां से चार्ज जो है वो ज्यादा जल्दी लीक हो सकता है, क्योंकि वहां चार्ज ज्यादा बैठा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, वहां पे आसपास के आयन्स आयनाइज होंगे, आपके पास कोरोना डिस्चार्ज होगा, और वहां से चार्जेस जो है वो उड़न छू हो जाएंगे। तो बेटा एक पर्टिकुलर कंडक्टर की, एक पर्टिकुलर कैपेसिटर की एक लिमिट होती है जब तक वो इन चार्जेस को बिठाकर रख सकता है। दैट इज रेफर टू एज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अगर किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस आती है तो कैपेसिटर में चार्ज लीकेज नहीं होता।
अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ऊपर की इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, बना देंगे, तो बेटा फिर चार्ज लीकेज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो अगर हम बात करें इन दिस पर्टिकुलर केस बेटा, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में इन द केस ऑफ वैक्यूम, या आप सिंपली वैक्यूम या एयर कुछ भी मान के चल सकते हैं, हम इन दोनों को बराबर बराबर ही लेकर चलते हैं, बट बहुत डिफरेंस है बेटा वैक्यूम और एयर में, ठीक है। सो वहां पे आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, E इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। रिमेंबर दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब अगर आपके पास n प्लेट्स हैं, अभी तो 2 प्लेट्स थी तो कैपेसिटेंस कितनी आई थी आपके पास, एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अगर n प्लेट्स हैं तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी, n-1 एप्सिलॉन नॉट A बटा D, ठीक है। अगर आपके पास 2 प्लेट्स थी तो यहाँ पे 2-1 बेटा 1 आ गया था। अगर n प्लेट्स हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1 एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अब डाइलेक्ट्रिक्स आपने पढ़ रखा है, 2 टाइप के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इंडिविजुअल देखोगे है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस केस में डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। पोलर के केस में देखोगे तो इंडिविजुअल लेवल पे जाके मॉलिक्यूलर लेवल पर डाइपोल मूवमेंट है, बट ऑलमोस्ट सारे के सारे बेटा जो डाइपोल्स होते हैं वो रेंडमली ओरिएंट होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो एक दिशा में आ जाते हैं, एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता था। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतने ज्यादा डाइपोल्स अलाइन होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। अब अगर नॉन पोलर की बात करें तो इनबिल्ट तो इनके पास बिल्कुल भी डाइपोल मूवमेंट नहीं है, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स एक ही जगह पर बैठे हैं। बट अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उस केस में बेटा इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर्स में सेपरेशन आ जाती है, और अगेन ये भी बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। बेटा अगर पोलर या नॉन पोलर दोनों में से कोई का भी डाइलेक्ट्रिक्स बनाते हो तो आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो, जो सरफेस पर चार्जेस होते हैं दे आर बाउंड चार्जेस, दे आर नॉट फ्री चार्जेस। और अगर आप वॉल्यूम में कहीं पर भी किसी भी जगह पर वॉल्यूम में अगर आप टोटल नेट चार्ज देखना चाहते हो तो बेटा यहाँ पे नेट चार्ज की वैल्यू 0 निकल के आती है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट आपके पास जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उतना पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन इज एप्सिलॉन नॉट काई ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर काई ई इज व्हाट, ससेप्टिबिलिटी। कौन सी ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी उसमें उतना ही जल्दी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने पर पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, डाइपोल्स उसके उतनी जल्दी अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को कैपेसिटर के अंदर घुसाड़ देते हैं भाई, हम बोलते हैं चल भाई पतली गली से जाकर बैठ जाए यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक्स को हम कैपेसिटर के बीच में घुसा देते हैं। उस केस में क्या होता है, अब अगर आपके पास जो थिकनेस T ऑफ द स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो D से क्या है, कम है, उस केस में फॉर्मूला होता है, मेरी तरफ देखना, आंखों की तरफ देखना मैम की, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, D में से T निकालो क्योंकि T को K से डिवाइड करके डालना था। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब आता है, जब T लेस देन D वाला कंडीशन है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स के इक्वल है, यानी कि बेटा T लेस देन D वाला केस है, T लेस देन D वाला केस है। सो एप्सिलॉन नॉट A बटा D, D में से T निकालो क्योंकि T को K से डिवाइड करके डालना था। स्मॉल t इज व्हाट, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, कैपिटल K इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपिटल K क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब अगर फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक आ जाए, सारी की सारी जगह पर डाइलेक्ट्रिक घिरा हुआ है, यानी कि T इज इक्वल्स टू D वाला केस है, उसमें C की वैल्यू क्या आती है बेटा, K इंटू सी नॉट। C की वैल्यू क्या आ जाती है, K इंटू सी नॉट। कंडक्टर के केस में बेटा K की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर कंडक्टर के केस में K की वैल्यू 0 हो गई, 1/0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, अरे ये गड़बड़ बेटा, यहाँ पे कंडक्टर के केस में K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। जब इन्फिनिटी होगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा, ठीक है, तब ये वाली जो टर्म है वो गायब हो जाएगी। बेटा कंडक्टर के केस में K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, याद रखिएगा। बेटा C की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस ऑफ T, ठीक है, D माइनस ऑफ T। अब अगर 2 प्लेट्स की बात करें तो वो 2 प्लेट्स आपस में, एक पॉजिटिव चार्ज वाली एक नेगेटिव चार्ज वाली, आपस में चिपकना चाहती थी, दे वांट टू स्टिक टुगेदर, बट उनके बीच में कोई इंसुलेटर डाला हुआ है। वैक्यूम या डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर की तरह ही काम करता है बेटा, ठीक है। सो इंसुलेटिंग मटेरियल उनको दूर रखने की कोशिश करता है, बट आपस में उनके बीच में कुछ फोर्स तो लग ही रहा होगा ना बेटा, एक दूसरे के साथ चिपकना तो चाहेंगी वो। तो ये वाला जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। फोर्स बेटा किसके बराबर निकल के आता है, बोलो, फोर्स किसके बराबर निकल के आता है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द चार्ज ऑन एनी वन कंडक्टर, A is area, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी।
ये जो फोर्स है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डी, डी पर डिपेंड नहीं करता, वेयर डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, उस पर डिपेंड नहीं करता, दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। देन नेक्स्ट आ जाइए, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब बेटा कैपेसिटर अपने अंदर क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तीन फॉर्मूलाज होते हैं, एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी सब मन से याद करी वाली इक्वेशन, यानी कि Q इज इक्वल्स टू CV से आ जाएंगे। U की वैल्यू क्या होती है बेटा, Q स्क्वायर बाय 2C। फर्दर आप इसको हाफ QV भी लिख सकते हैं, हाफ CV का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो टर्म्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक होती है एनर्जी और दूसरी होती है एनर्जी डेंसिटी। बेटा एनर्जी और एनर्जी डिफरेंस का मतलब समझ लो, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो बेटा आपके पास यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू लिखनी है, तो एनर्जी की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ठीक है, ये आती है आपके पास एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये आती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। बेटा इसी को जब आप एनर्जी निकालने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, यानी कि अगर आपने इसी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम के साथ, एरिया ऑफ द प्लेट्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या बेटा, टोटल एनर्जी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी। ये क्या था, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये क्या था, एनर्जी, ये क्या था, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी के केस में बेटा, एनर्जी डेंसिटी के केस में आपको एडी नहीं लिखना है। अगर आप एनर्जी लिख रहे हैं तो साथ में आपके पास एडी भी आएगा, ये वॉल्यूम वाली टर्म भी आएगी। ठीक है, ये वॉल्यूम वाली टर्म भी आएगी। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया दैट एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। और अगर आपको एनर्जी निकालना है तो बेटा इसके साथ आपको एडी यानी कि वॉल्यूम को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आते हैं बेटा, सीरीज और पैरेलल, दो प्यारे प्यारे से कॉम्बिनेशन। अगर कैपेसिटर को सीरीज में लगाओगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप कैपेसिटर को पैरेलल में लगाओगे ओवरऑल कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। रिवर्स होता है बेटा रेजिस्टर वाला। सीरीज के केस में Q सेम रहता है, पोटेंशियल ऐड होती है। पैरेलल के केस में V सेम रहता है, पोटेंशियल ऐड होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। दो इंपॉर्टेंट केसेस, जब डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करते हैं एज वेल एज बैटरी को रिमेनिंग रखते हैं कनेक्टेड ही, यानी कि हमने बैटरी को जिसके थ्रू हमने कैपेसिटर के प्लेट्स को चार्ज किया था उसको कनेक्टेड ही रखा हुआ है और हम डाइलेक्ट्रिक का स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। उस केस में बेटा जो चार्ज की वैल्यू है आपके पास उसमें इंक्रीज आता है, कैपेसिटेंस में इंक्रीज आता है, पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इंक्रीज आता है। और बैटरी को आपने रखा हुआ है लगा के, बैटरी को रिमूव नहीं किया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइडर, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइडर। हैशटैग फिजिक्स कॉर के साथ इसको मैं वाटरमार्क कर रही हूँ यार। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट हो जाती हूँ मैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर रहे हो बट बैटरी को क्या कर चुके हो, रिमूव कर चुके हो, बैटरी को क्या कर चुके हो, रिमूव कर चुके हो, उस केस में बेटा आपके पास चार्ज कांस्टेंट रहता है, चार्ज बढ़ता नहीं है उस केस में, चार्ज कांस्टेंट रहता है। बैटरी को रिमूव करने से डिसएडवांटेज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो दुश्मन थे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोली मैं गिर रही हूँ, तो पोटेंशियल बोली तो मुझे भी लेकर गिरेगी, वो बोलेगा हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों k गुना से कम हो जाएंगे बेटा, एनर्जी k गुना से कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कैपेसिटेंस k गुना से अभी भी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। सो इन दोनों केसेस में कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है आपको ये रिमेंबर रखना है। ठीक है, आपको ये रिमेंबर रखना है, वहां पे मेंशन होगा बेटा बैटरी अगर रिमूव किया गया तो पोटेंशियल उस केस में कम हो रहा है। असर्शन रीजन क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है शेयरिंग ऑफ चार्जेस। जब दो कंडक्टर्स को आप इंडिविजुअल जो अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे आप उनको कनेक्ट कर देते हो किसी वायर के थ्रू,
तो टोटल चार्ज तो कंजर्व्ड रहता है, बट अगर आप बात करें चार्ज कैसे फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, ये कैसे पता चलेगा, जब तक दोनों की पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, यानी कि कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ पर, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कब तक फ्लो करेगा बेटा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। एनर्जी पहले ज्यादा थी, आपस में साथ में बैठने से बेटा कुछ ऐसी बातें हुई जो एक दूसरे को पसंद नहीं आई, तो पोटेंशियल जो टोटल अगर हम बात करें, पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो जाएगा, बट जो टोटल एनर्जी है बेटा, एनर्जी लॉस हो जाएगी, यानी कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये फॉर्मूला प्लीज रट लेना। इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, कोई यहाँ पे लॉजिक ऑफ कोर्स है यार, मतलब इसके पीछे का कुछ डेरिवेशन वेरिएशन नहीं है, ना तो बोर्ड में था ना तो सीयूटी में है, आपको ऐसे याद रखना है, हाफ C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस ऑफ C2, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, V1 माइनस V2 होल का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 होल का स्क्वायर, ठीक है, नीचे C1 प्लस C2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर एक जो आपके पास है ना कंडक्टर था, इनिशियली बेटा वो चार्ज नहीं था, उसके ऊपर पोटेंशियल भी जीरो था, तो उस केस में V2 की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, ठीक है। अगर स्फेरिकल आपके पास कंडक्टर्स है, उस केस में बेटा जो चार्जेस अब हो जाएंगे, इन दोनों के ऊपर आ जाएंगे, उनकी जो रेशो होती है बेटा वो R1 बाय R2 के बराबर आती है, यानी कि रेडियस के रेशो के बराबर आती है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। आई एम होपिंग कि यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम सीसी हो गए हैं। अब चलते हैं हम वेंडी ग्राफ जनरेटर की तरफ। तो क्या आप तैयार हैं? अपना दिल थाम के बैठिएगा, क्या आप तैयार हैं? ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं था, यहाँ पर आपके सीयूटी में पूछा जाता है। सो बेटा व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड वेंडी ग्राफ जनरेटर? वेंडी ग्राफ जनरेटर है क्या? वेंडी ग्राफ जनरेटर है क्या? एक बार सोचो तो, वेंडी ग्राफ जनरेटर है क्या बेटा? हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एक हमने सीखा कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के इनसाइड नो चार्ज कैन एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी कि कंडक्टर के अंदर अगर आप चार्ज दे भी रहे हो तो अल्टीमेटली बेटा वो कहाँ पे आ जाएगा? दैट विल कम टू द सरफेस। अगर प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर था तो प्लस क्यू चार्ज ही बेटा टोटल कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर शार्प एंड्स हैं, अगर हमने सीखा शार्प एंड्स हैं तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा बैठेंगे, यहाँ पे चार्जेस ज्यादा बैठेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, और बेटा इसके आसपास वाले जो आयंस होंगे वो क्या होंगे? आसपास वाले जो आयंस होंगे वो क्या होंगे? आयनाइज हो जाएंगे। इन पॉजिटिव्स को ये नेगेटिव्स लेकर निकल जाएंगे, और बेटा अल्टीमेटली क्या होने लगेगा? पॉजिटिव की विंड फ्लो होने लगेगी, पॉजिटिव चार्जेस की विंड फ्लो होने लगेगी। अरे क्या हो रहा है भाई? पॉजिटिव चार्जेस की विंड फ्लो होने लगेगी, जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं। सो यही दो चीजों पर काम करता है वेंडी ग्राफ जनरेटर, ठीक है, यही दो चीजों पर काम करता है वेंडी ग्राफ जनरेटर। इसका सेटअप कुछ इस तरीके से रहता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है? सबसे पहले आप देखिएगा, ये आपके पास कनेक्टिंग शेल है, ठीक है। इस पूरे सेटअप को आपने एक स्टील टैंक में डाला हुआ है। ये आपके पास एक इंसुलेटिंग कॉलम है, यहाँ पे दो कॉम्स है C1 एंड C2, यहाँ पे एक टारगेट है, यहाँ पे एक हाई आपके पास पोटेंशियल बैटरी है जो कि बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट करेगी किसी भी कंडक्टर के ऊपर। मैम ये सब तो सही है, बट ये करता क्या है ये तो बताओ। वेंडी ग्राफ जनरेटर करता क्या है ये तो बताइए मैम। अ टूल टू जनरेट, बेटा वेंडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस नियर अबाउट मिलियन वोल्ट्स का आपको जनरेट करके देता है। इट जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंसेस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा हाई ये पोटेंशियल बनाकर देगा बेटा, उससे मदद क्या मिलेगी, उससे हेल्प क्या मिलेगी? इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल क्रिएट करने से बेटा आपके पास जो कोई भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको आप एनर्जी देना चाहते हो, कोई ऐसे पार्टिकल्स जो एकदम ढीले ढाले पड़े हुए थे और आप इनको एनर्जी देना चाहते हो, तो बेटा कहते नहीं जैसे दो ग्लूकोन डी का एक ग्लास पिला दिया, ऐसे ही वेंडी ग्राफ जनरेटर इनको ग्लूकोन डी यानी कि एनर्जी का बेटा एक ग्लास पिला देता है। अपनी मतलब एकदम देसी भाषा में समझने की कोशिश करो। वेंडी ग्राफ जनरेटर बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, जिसकी वजह से, इतने हाई पोटेंशियल की वजह से कोई भी पार्टिकल जिसको आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पर लेकर जाना चाहते हो, आप उसको रख दो वेंडी ग्राफ जनरेटर के सेटअप के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मिल जाएगी और अल्टीमेटली बेटा इट विल गो एंड स्ट्राइक ऑन द टारगेट।
जिसके थ्रू हम बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, है ना। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेटा एज अ प्रोजेक्टाइल का काम करता है। यहाँ से जो पार्टिकल निकलता है वो इतना हाई एनर्जेटिक होता है कि वो एक प्रोजेक्टाइल का काम करता है और जाकर टारगेट पर बजता है। और यही काम है बेटा इसका, दिस वेन डी ग्राफ जनरेटर का, ठीक है, ये काम है वेन डी ग्राफ जनरेटर का। It is basically an arrangement for producing a very high potential difference of almost 20 MV, है ना। तो ये बहुत हाई बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। और यूजेस क्या है, अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज accelerating particles are used to trigger of the nuclear energy। बेटा याद रखिएगा, अब अगर हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की, तो उसके पास चार्ज होना जरूरी है। अगर चार्ज नहीं होगा फिर गड़बड़ है। बेटा न्यूट्रल पार्टिकल्स को अगर हम बात करें, न्यूट्रल पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कर पाएगा। इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेलरेट नहीं कर पाता है। मेडिसिन में भी बेटा, है ना, टू ट्रीट द कैंसर्स ये यूज किए जाते हैं। प्रिंसिपल में आपको समझ में आता है, एक बड़ा आपके पास बाहर वाला गोला जिसपे पोटेंशियल है जिसपे चार्ज है Q, कैपिटल Q, जिसमें अंदर वाले पे चार्ज है स्मॉल q। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस एक जनरेट करके देता है आपको, सिंपली अगर हम बात करें, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि जितना चार्ज अंदर है वो बाहर ही चला जाएगा अल्टीमेटली। अंदर वाला चार्ज अंदर तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, अल्टीमेटली इट विल गो आउट। सो अपने पास जो टोटल चार्ज है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना आ जाता है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/R। 1/r इज द रेडियस ऑफ इनसाइड वाला, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द आउटसाइड वाला। But again I will say this formula is not important at all. This diagram is important। बेटा डायग्राम को समझिएगा होता क्या है। बेटा यहाँ पे ना एक हाई पोटेंशियल बैटरी लगी हुई है, जिसकी हेल्प से ये जो आपके पास कॉम लगी हुई है C1, कॉम की शेप जैसी होती है। ये कैसी शेप होती है बेटा इसकी, कॉम जैसी शेप होती है, ऐसी कंघी होती है ना जो सर में घुमाते हैं, ऐसा बाल ऐसा लहराते हैं। सो कॉम की शेप जैसी होती है बेटा। हाई पोटेंशियल बैटरी के थ्रू, है ना, हाई पोटेंशियल बैटरी लगी हुई, सोर्स लगा हुआ है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो आप इस कंडक्टर को देते हैं। ये एक तरह का कंडक्टर ही है बेटा। मैक्सिमम चार्जेस कहाँ पे जाके बैठते हैं, इस नुकीले पॉइंट पर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। हमने शार्प एंड्स वाला केस पढ़ा था, अभी मैंने तुमको पढ़ाया था। तो ज्यादातर चार्जेस यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बेटा यहाँ पे एक पुली लगी हुई है जो कि मोटर ड्रिवन है। ये करे, ये घूमेगी तो ये जितने चार्जेस का बेटा ये विंड फ्लो करेगा, ये ऊपर की तरफ बेल्ट के थ्रू ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे C2 एक और कंडक्टर लगा होता है, जिसकी हेल्प से अगेन चार्जिंग, है ना, ऑफ शार्प पॉइंट एक्शन जो है, जिसकी वजह से आपके पास जो चार्ज है वो कुल मिलाकर इस कंडक्टिंग शेल के अंदर आ जाता है। अब आपको पता है कंडक्टिंग शेल है तो चार्ज अंदर तो एग्जिस्ट रह नहीं सकता, तो बेटा आपके इसके सरफेस पर चार्जेस जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, और जितना ज्यादा चार्ज बिल्ड होता जाएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। सो इस हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई आपने सोर्स रखा हुआ है जिसमें आपका कोई पार्टिकल है, जिसपे आप उस पार्टिकल को एनर्जी देना चाहते हैं, तो बेटा इतना हाई पोटेंशियल में अगर ये रखा हुआ है तो इसको एनर्जी मिलेगी, ये जाएगा धूम जाकर टारगेट से जाकर स्ट्राइक करेगा, और हमको यहाँ पे हेल्प मिलता है न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करने में विद द हेल्प ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। सो बस इतना ही जानना था आपको वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में। इसके जो भी ये पॉइंटर्स हैं बेटा, मैं ये PDF आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपको क्या करना है, फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है ऑन कम्युनिटी अड्डा 24/7 ऐप पे, ठीक है। आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आप उसके बाद K12 सेक्शन में जाएंगे। K12 सेक्शन में जाके आप वहां पे एक्सप्लोर ग्रुप्स पे क्लिक कीजिएगा। अपनी पूरी इंफॉर्मेशन भरने के बाद जब आप ये स्टेप्स करेंगे, एक्सप्लोर ग्रुप्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बेटा आप वहां पे आ जाइएगा कम्युनिटी पे, पहले आपको कम्युनिटी पे क्लिक करना है। ऐसे आपका फोन है ना, तो यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन बनाएगा, फिर वहां से आप एक्सप्लोर ग्रुप्स पे जाइएगा। वहां पे आपको ये वाला ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये तो था हमारा कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा, बट बेटा मैं अभी भी बोलूंगी, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो मैं जुनून बैच में कवर करवा रही हूँ, और डिटेलिंग में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज CUT का एग्जामिनेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना अधूरा है।
सो यू हैव अ चांस। अभी मंथ एंड सेल इज गोइंग ऑन, Y549 दीदू का कोड यूज करो और जाओ जाकर एनरोल करो बेटा जुनून 2.0 बैच में। जुनून 2.0 बैच की जो प्राइस है अभी वो रिड्यूस है, आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। तो आप आज ही जाकर एनरोल कर लीजिए, बिकॉज 4 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर उसके बाद पछताना नहीं, ठीक है। क्योंकि फिर वो बोलते हैं ना यार कि अब जब गाड़ी चल पड़ती है ना तो उस गाड़ी में चढ़ना बहुत मुश्किल है। रुकी हुई गाड़ी में चढ़ना इज ईजी, बट अगर गाड़ी जब चलने लग जाती है ना बेटा, उसमें जब चढ़कर जाना है तो बहुत 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 मुश्किल होता है। वहां पे फिर गिरने का, लड़खड़ाने का, नीचे आने का, मरने का डर रहता है। सो वो चीजें ना हो, आप उस स्थिति पे ना पहुंचे, इसलिए बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ, अभी भी मौका है, आप जाइए जाकर एनरोल कीजिए। अगर आपको बैच ज्वाइन नहीं करना, आपको लाइव क्लासेस में नहीं पढ़ना है, इन दैट पर्टिकुलर केस आप एटलीस्ट सिलेक्शन किट को ऑप्ट कीजिए, सिलेक्शन किट लीजिए, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बेटा। हाइब्रिड टेस्ट सीरीज में जाएंगे, सिलेक्शन किट जाएंगे तो आपको इवेंचुअली हेल्प भी मिलेगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट, है ना, लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलेगी, और विद सॉल्यूशंस हैं बेटा वो बुक्स में जितना भी कंटेंट है, तो आपको हेल्प मिलेगा इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो एक बार मैं फटाफट से बता भी देती हूँ हाउ कैन यू एनरोल इन दिस। आप सिंपली बेटा जब गूगल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना है Adda 24/7। Adda 24/7 पहले लिंक पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाके आपको K12 कैटेगरी में जाना है, CBSE बोर्ड क्लास 12th पे जाना है बेटा। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, है ना, सिलेक्शन किट भी है आपके पास। आप फटाफट से जल्दी से ये वाले बैच में जाइएगा, देन आप क्लिक कीजिएगा इसमें बाय नाउ पे, आप कोड यूज कीजिएगा Y549 और इसको कर दीजिएगा एंटर। बेटा जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यू विल बी गेटिंग 20% का ऑफ। अभी आज आपको 20% तक का ऑफ मिल रहा है, ये प्राइजेस हाई हो जाएंगी। सो अगेन आई विल से दैट यूज दिस कोड, एनरोल इन द कोर्स यार, यू हैव द चांस। अभी भी आप अपने हाथ से अपने ड्रीम कॉलेज को जाने मत दो, यू हैव द चांस, कम एंड ज्वाइन इन द क्लासेस। दिस इज माई ऑफिशियल ईमेल आईडी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है डू ड्रॉप अ मेल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन यार, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना वीडियो कैसा लगा। मैंने तो अपनी पूरी जान डाल दी है यार, आई होप आपको पसंद आया हो। तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और एक रेड हार्ट छोड़कर जाना ना भूलें, और जो आपको होमवर्क दिया ना बीच में टाइमिंग्स के साथ, उसका कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। सो विश यू गुड लक, बाय बाय।